हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द उद्गम सीरीज़। आज की सीरीज़ में मैं जो आपका टॉपिक लेने वाली हूँ पार्टिकल फिजिक्स से। पार्टिकल फिजिक्स बहुत छोटा टॉपिक है आपका और उससे सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमेशा पेपर में। तो आज जो मैं जो टॉपिक करवाने वाली हूँ उससे ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में जब आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें क्वेश्चन आता ही आता है उससे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, या यूँ कहूँ कि आज का मेरा जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहने वाला है, बेसिकली वो रहने वाला है पार्टिकल फिजिक्स। हम शुरू करेंगे पार्टिकल फिजिक्स से। पार्टिकल फिजिक्स में क्या क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं, कंटेंट देख लेते हैं एक बार आज का। मेरा मेन काम रहेगा आपके साथ डिस्कस करना कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है मैटर में और रेडिएशन में। इन जनरल अगर मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो मैटर और रेडिएशन कुछ पर्टिकुलर इंटरेक्शंस के थ्रू ही आपस में इंटरेक्ट करती हैं। उन इंटरेक्शंस की बात करेंगे, एक्सचेंज पार्टिकल्स की बात करेंगे, उनकी रेंज की बात करेंगे। ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करती हूँ मैं, जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करती हूँ तो उस केस में आपका क्लासिफिकेशन जो होता है डिफरेंट बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल मास के बेसिस पे हो सकता है, फॉर एग्जांपल एनर्जी के बेसिस पे हो सकते हैं। मास और एनर्जी तो एक ही बात है अगर आप सब एटॉमिक लेवल की बात करेंगे तो। या फिर आपका किस बेसिस पे हो सकता है कि किसी भी एनर्जी के बेसिस पे हुआ, मास के बेसिस पे हुआ, ये सब क्राइटेरिया इंटरेक्शन के बेसिस पे आपका डिवीजन हो सकता है। और क्या देखने वाले हैं हम, कंजर्वेशन कैसे होता है, कंजर्वेशन रूल्स क्या क्या रहेंगे डिफरेंट इंटरेक्शन में। सपोज अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके पास क्वांटाइज रहनी चाहिए। जैसे अगर अब न्यूक्लियर में रिएक्शंस की बात करते हैं तो आप सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करते हैं, बट यहाँ पर और भी कंजर्वेशंस हैं जो फुलफिल होते हैं और आपको उनका भी ध्यान रखना होता है पैरेलली। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विद पार्टिकल फिजिक्स से। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं एक बार कि पार्टिकल फिजिक्स बेसिकली सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल जो हैं आपके, इफ़ आई टॉक अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें अच्छा, एलिमेंट्री पार्टिकल है क्या एक बार ये देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद डिवीजन की बात करते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल है क्या? एक ऐसा पार्टिकल, ए पार्टिकल विच इज स्ट्रक्चरलेस and cannot be divided further। ऐसे पार्टिकल को आप क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। पहले जैसे सबसे पहले कंसीडर किया था कि एटम आपका एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं, एटम का फिर फर्दर डिवीजन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए, ये तीनों आगे कहा गया कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनके आगे कुछ भी डिवीजन नहीं हो सकता। बट उसके बाद फिर से क्या आया, और फर्दर डिवीजन होते गए, हाई एनर्जी पार्टिकल्स डिस्कवर होते गए और अब हमारे पास ऑलमोस्ट 300 के आसपास एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के नीचे है, उनका फर्दर डिवीजन है, ठीक है। तो एक बार डिवीजन की बात करें कि एलिमेंट्री पार्टिकल का डिवीजन क्या क्या है, किस बेसिस पे आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पास आता है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो आता है आपके पास स्पिन के बेसिस पे आता है कि आप स्पिन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कि इन पार्टिकल्स की स्पिन इतनी है, इन पार्टिकल्स की स्पिन इतनी है, आप इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, इंटरएक्शन के बेसिस पे फॉर एग्जांपल कुछ पार्टिकल्स आपके एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन के थ्रू आपके आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कोई दूसरे पार्टिकल कोई दूसरे इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो इंटरेक्शन के बेसिस पे भी हम डिवाइड करेंगे किसको, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। उसके बाद आपका मास के बेसिस पे कर सकते हैं आप। तीसरा क्राइटेरिया जो है मास के बेसिस पे कर सकते हैं, और किसके बेसिस पे कर सकते हैं, लाइफ टाइम के बेसिस पे आप कर सकते हैं, लाइफ टाइम के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं।
लाइफ टाइम के बेसिस पे आप कर सकते हैं। ये 4 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, इन चारों के बेसिस पे आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, है ना। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, हम कौन से कंसीडर करने वाले हैं, जो हमारे काम में आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। हम बात करने वाले हैं सिर्फ स्पिन के बेसिस पे, इसके बेसिस पे डिवीजन देखेंगे हम लोग, और इंटरेक्शन के बेसिस पे। हम सिर्फ इन्हीं दोनों के बेसिस पे डिवीजन देखने वाले हैं। ये दोनों डिवीजन हम अभी नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ यही दोनों डिवीजन कंसीडर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पिन के बेसिस पे या इंटरेक्शन के बेसिस पे डिवीजन पढ़ने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं एक बार, कि बेसिकली इंटरेक्शन है कौन कौन सी इंटरेक्शन पॉसिबल है, तभी तो मैं समझ पाऊंगी कि इंटरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड कैसे होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार हम। इंटरेक्शंस, अब पूरे के पूरे मटेरियल वर्ल्ड में मैं सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल की बात नहीं कर रही, सब पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ। इन जनरल मटेरियल वर्ल्ड में सारे के सारे पार्टिकल्स या सारे के सारे जो मैटर और रेडिएशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो 4 डिफरेंट इंटरेक्शंस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। कौन कौन सी हैं वो 4 इंटरेक्शंस? पहली इंटरेक्शन है आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। चलिए स्ट्रॉन्ग नहीं लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको आप सब जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, दूसरी इंटरेक्शन कौन सी है आपकी? दूसरी इंटरेक्शन है आपकी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, है ना। इसको भी आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, थर्ड इंटरेक्शन कौन सी होगी मेरी? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का कहाँ से ओरिजिन आता है? ये न्यूक्लियर के अंदर देखी जाती है। अभी हम इनके रेंज की भी बात करेंगे और एक्सचेंज पार्टिकल की भी बात करेंगे, बट अभी के लिए। और फोर्थ जो इंटरेक्शन है आपकी वो कौन सी है? वीक इंटरेक्शन। ठीक है, ये 4 इंटरेक्शन है बेसिकली हमारे पास, जिनके थ्रू पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू मैटर और रेडिएशन आपस में इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के साथ। इस केस में होगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इसमें होगा क्या आपके पास? सपोज आपके पास 2 चार्जेस गिवन है। ये चार्ज Q है, Q1 है लेट्स से, और ये चार्ज जो प्लेस है वो Q2 है। पॉइंट चार्जेस हैं दोनों, दे आर पॉइंट चार्जेस, है ना। और इनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन है आपको, वो क्या गिवन है आपको? R गिवन है। लेट्स से देयर आर 2 चार्जेस और उनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है आपके पास? R गिवन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप कैसे निकालते हैं? आप सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं आप निकालते हैं Q1 Q2 इज प्रोपोर्शनल टू लिख लेते हैं। चलिए, कुछ कांस्टेंट फैक्टर है उससे मतलब नहीं है, ये है आपके पास Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस में ये किस पे डिपेंड करता है? R पे डिपेंड करता है। जैसे ही R की वैल्यू बढ़ेगी, मेरा फोर्स जो है वो कैसा होता जाएगा? R की वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी तो फोर्स मेरा कम होता जाएगा। लेकिन इसकी रेंज की बात करें, तो रेंज क्या रहती है इसकी? इस केस में आपके पास रेंज क्या होगी भाई? रेंज होगी आपके पास इनफाइनाइट रेंज फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? इनफाइनाइट रेंज फोर्स है। सब जानते हैं इस बात को। ठीक है जी, इनफाइनाइट रेंज फोर्स है, मतलब इन दोनों चार्जेस को मैं कितने भी डिस्टेंस पे ले जाऊं स्टिल ये फोर्स एक्ट करेगा, स्टिल ये इंटरेक्शन काम करेगी। पास में रखेंगे डिस्टेंस कम होगा तो इंटरेक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा होगा। अगर दूर लेकर जाएंगे तो उस केस में आपके पास इंटरेक्शन हो जाएगी कम, और फोर्स जो आप देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आती है। अब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस केस में वो क्या है?
वो ये देखना कि आपके पास एक्सचेंज पार्टिकल क्या है। सारे की सारी इंटरेक्शन जो होती हैं वो एक एक्सचेंज पार्टिकल के थ्रू होती है। इस केस में वो एक्सचेंज पार्टिकल है फोटोन्स। फोटोन के बारे में आप सब जानते हैं। फोटोन कैसा पार्टिकल है आपका? मासलेस पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल है, ठीक है, मासलेस पार्टिकल है आपका फोटोन। और अगर इसकी स्पिन की बात की जाए, तो स्पिन कितनी है इसकी? 1। यानी कि ये कैसा पार्टिकल है आपका? बोसोन है ये। बोसोन कौन होते हैं? बोसोन वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन जो होती है इंटीग्रल मल्टीपल रहती है, इंटीजर की फॉर्म में रहती है, उन्हें आप बोसोन की कैटेगरी में रखते हैं। और जिनकी हाफ की कैटेगरी में रहते हैं, स्पिन हाफ की कैटेगरी में रखते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? फर्मियोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इस केस में एक्सचेंज पार्टिकल आपका क्या है? फोटोन है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? मासलेस है। और इसकी स्पिन कैसी है? 1 है। ये बात हुई हमारे पास किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की। दूसरे इंटरेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंटरेक्शन है मेरा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में भी सबको पता है, बट फिर भी हम ब्रीफ करते हैं एक बार। अगर 2 मासेस हैं आपके पास, लेट्स से वी हैव 2 मासेस m1 एंड m2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आपके पास? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r फॉर एग्जाम्पल। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है 2 मासेस पे, वो कैसे लगता है? फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये भी कैसा फोर्स है आपके पास? इनफाइनाइट रेंज फोर्स है, इनफाइनाइट रेंज फोर्स है। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स का तो आपको पता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बात करें, हर मासेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। आप कितनी भी दूर चले जाएं फिर भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे ही। तो इस केस में आपके पास जो रेंज है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो क्या रहेगी? आपके पास इनफाइनाइट रेंज रहेगी। अच्छा, नोटिस करने वाली बात ये है, पिछले वाला जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन देखी थी वो भी इनफाइनाइट रेंज इंटरेक्शन है, और ये भी कैसी इंटरेक्शन है आपके पास? इनफाइनाइट रेंज इंटरेक्शन है। तो इस केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल रहता है आपका, इस केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल रहता है आपका, वो कैसा रहता है? वो रहता है आपका मासलेस। अगर आपके पास इनफाइनाइट रेंज इंटरेक्शन है तो उसके लिए पार्टिकल, जो एक्सचेंज पार्टिकल रहेगा, वो कैसा रहेगा? मासलेस रहेगा। अगर रेंज जो है आपके पास फाइनाइट है या शॉर्ट रेंज है, उस केस में पार्टिकल, जो एक्सचेंज पार्टिकल है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। उसके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी के लिए ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए आपके पास कैसा एक्सचेंज पार्टिकल है? मासलेस है। नाम क्या है उस पार्टिकल का? उस पार्टिकल का नाम है ग्रेविटोन। ये थ्योरेटिकली अजम्पशन है, एक्चुअली थ्योरेटिकल अजम्पशन है कि ग्रेविटोन ही एक्सचेंज पार्टिकल है। किसके केस में? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के केस में, ठीक है। तो मासलेस है। और इसकी स्पिन की बात करें तो इसकी स्पिन कितनी है? 2 है। अगेन पिछले वाले केस में फोटोन की स्पिन थी 1, और अब इसकी स्पिन कितनी है? 2 है। तो ये भी कैसा है आपके पास? बोसोन है, जिनकी स्पिन कैसी रहती है? इंटीग्रल स्पिन रहती है, ठीक है। समझ आती है ये वाली बात। अब तीसरी इंटरेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी इंटरेक्शन है आपकी? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो भी मर्जी नाम दीजिए उसको। स्ट्रॉन्ग फोर्स कहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहिए, एक ही बात है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। एक तो नाम से ही क्लियर है कि आउट ऑफ ऑल द इंटरेक्शंस ये वाली कैसी है आपकी? स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। नाम से ये तो क्लियर है।
अब ये लगती कहाँ पर है, देखी कहाँ पे जाती है? फॉर एग्जाम्पल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में देखा कि वो दो चार्जेस के बीच में लग रही थी, ग्रेविटेशनल के केस में देखा कि वो दो मासेस हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उन पे लग रही है। तो ये कहाँ पर लगने वाली है? ये लगने वाली है मेरे न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अगर ये आपका न्यूक्लियस है, उसका साइज आपके पास 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है, तो इसकी रेंज कितनी है? रेंज जो है इस पार्टिकल की, क्योंकि ये सिर्फ विद इन न्यूक्लियस लगने वाला है, विद इन न्यूक्लियस लगने वाला है, तो इसकी रेंज क्या होगी आपके पास? इसकी रेंज होगी जो आपने मेंशन की है 10⁻⁻15 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि इसकी रेंज क्या है? फाइनाइट है। इसकी रेंज क्या है? फाइनाइट। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बोली थी, कि अगर आपके पास रेंज इनफाइनाइट रहती है तो एक्सचेंज पार्टिकल जो होता है वो आपके पास कैसा आ जाता है? मासलेस आ जाता है। अगर आपके पास एक्सचेंज जो रेंज है आपके पास वो अगर फाइनाइट होती है तो एक्सचेंज पार्टिकल आपके पास कैसा आता है? विद अ फाइनाइट मास आता है। तो इस केस में एक्सचेंज पार्टिकल क्या होगा आपका? पायोन्स। अब पायोन्स जो है मेरे ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे इनकी मास देखें तो इसकी मास रहती है अराउंड 100 MeV के आसपास। MeV क्यों लिख रही हूं? एट सब एटॉमिक लेवल आप लिखते हैं E = mc²। मास एनर्जी इक्विवेलेंस को यूज करते हैं, इक्विवेलेंस को यूज करते हैं, ठीक है, इसको यूज करते हैं। इसलिए ज्यादातर जो मासेस आप देखेंगे यहाँ पर वो किसकी फॉर्म में देखेंगे? MeV की फॉर्म में देखेंगे। तो यहाँ पर पायोन्स का जो एनर्जी है या पायोन्स का जो मास है वो कितना है आपके पास? 100 MeV है, ठीक है। अब पायोन जो है मेरे ट्रिपलेट में एग्जिस्ट करते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट और पाई माइनस। ये है ट्रिपलेट इसका, और इन तीनों को आप कंबाइंड नाम देते हैं। ये क्या है? आपके मेसॉन्स हैं। ये क्या है? आपके मेसॉन्स, या इनको कहते हैं पाई मेसॉन्स, ठीक है। क्लियर है? न्यूक्लियर इंटरेक्शन के केस में या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में आपके पास रेंज रहती है फाइनाइट। तो जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या है? आपके पास पायोन्स रहते हैं, और पायोन्स आपके ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनको आप नाम देते हैं, पाई मेसॉन का नाम भी देते हैं, और इनकी एनर्जी की बात करें या मास की बात करें वो एक फाइनाइट मास रहता है इनका। अब लास्ट इंटरेक्शन है मेरे पास लास्ट इंटरेक्शन है मेरे पास वीक इंटरेक्शन। तो वीक इंटरेक्शन जो है ना वो देखी जाती है मेनली वीक इंटरेक्शन मेरी मेनली देखी जाती है किस केस में? डी के प्रोसेसेस के केस में। डी के प्रोसेसेस के केस में यहां पर क्या है? वीक। लास्ट जो इंटरेक्शन हम देख रहे हैं आउट ऑफ द 4, लास्ट इंटरेक्शन जो हम देख रहे हैं वो कैसी देख रहे हैं? वीक इंटरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। वीक नाम से ही क्लियर है कि चारों इंटरेक्शंस में से सबसे वीक इंटरेक्शन है। इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज सबसे कम है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। रेंज सबसे कम है, पहली बात तो। और क्या है इसमें खास बात? और ये किस में देखी जाती है? डी के प्रोसेसेस के केस में देखी जाती है, मेनली देखी जाती है डी के प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। अब इसकी रेंज है कितनी? 10⁻⁻18 के आसपास रेंज रहती है। इसकी रेंज कितनी रहती है? 10⁻18 के आसपास, ये है इसकी रेंज, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये वाली बात बोली थी कि अगर आपके पास रेंज इनफाइनाइट है तो उस केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो आपका मासलेस रहता है। बट अगर एक्सचेंज जो रेंज है आपकी वो अगर फाइनाइट है तो आपका जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसका भी कुछ ना कुछ डेफिनेट मास होता है। तो इस केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या होगा आपके पास? Z बोसोन और W बोसोन। एक्सचेंज पार्टिकल क्या है?
इस केस में एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, Z बोसोन, Z एंड W प्लस माइनस बोसोन, ये हैं आपके एक्सचेंज पार्टिकल इस केस में। ठीक है, इनके अगर मास की बात करें तो नियर अबाउट 10⁵ मास के MeV के आसपास इसका मास रहता है, नियर अबाउट 10⁵ MeV के आसपास इसका मास रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि अगर रेंज आपकी कम है, रेंज कम है, तो आपका पार्टिकल का मास मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल होगा। ठीक है, इनफाइनाइट है तब तो केस ही अलग है उस केस में, बट अगर आपके पास रेंज फाइनाइट है उस केस में मास जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। रेंज ज़्यादा होगी तो मास कम होगा, अगर रेंज कम होगी तो मास आपके पास क्या होने वाला है, ज़्यादा हो जाने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के केस में हमने देखा एज कंपेयर टू न्यूक्लियर इंटरेक्शन के, इस केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसका मास कैसा है, आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, ये एक बार आपको क्लियर हो गया है तो इससे आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। एक बार एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो है आपके दो बेसिस पे हम डिसाइड करने वाले हैं, दो बेसिस पे डिसाइड करने वाले हैं। वैसे 4 बेसिस हैं डिवाइड करने की, बट हम जो चूज़ कर रहे हैं वो 2 बेसिस चूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से 2 बेसिस चूज़ करेंगे, एक तो स्पिन चूज़ करेंगे और क्या चूज़ करने वाले हैं हम लोग, और दूसरा करेंगे हम इंटरेक्शन के बेसिस पे। ये 2 बेसिस रहेंगे हमारे डिवीजन के। तो पहला बेसिस चूज़ कर लेते हैं स्पिन के बेसिस पे। स्पिन के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज करते हैं इनको, चलिए स्पिन के बेसिस पे शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, एक एक करके बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। स्पिन में या तो स्पिन हाफ हो सकती है, स्पिन हाफ हो सकती है, मतलब उसका मल्टीपल हो सकती है, मल्टीपल ऑफ स्पिन हाफ, है ना, कुछ मल्टीपल होगा उसका। 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, इस तरह से रहेगी आपकी स्पिन। तो उन पार्टिकल्स को आप नाम देंगे, उन पार्टिकल्स को आप नाम देंगे किसका, फर्मियोन्स का, फर्मियोन्स का। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगर आपके पास इंटीग्रल स्पिन है, स्पिन आपकी कैसी है, इंटीग्रल है अगर, तो ऐसे पार्टिकल्स को आप कहते हैं बोसोन्स। क्या कहते हैं उनको, बोसोन्स। ठीक है, बोसोन्स कहते हैं। एक और बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है यहाँ पर कि बोसोन्स जो हैं वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, BE स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, है ना। और जो फर्मियोन्स हैं वो आप फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अब इनके फर्दर डिवीजन है, बोसोन्स के भी और फर्मियोन्स के भी, पर लेट्स से पहले हम किसकी बात करते हैं, बोसोन की बात कर लेते हैं। बोसोन का आगे फर्दर डिवीजन है, बोसोन का आगे फर्दर डिवीजन है 2 बेसिस पे। क्या है वो बेसिस, एक है मासलेस, एक है आपका मासलेस और दूसरा है मेसोन्स। एक वो पार्टिकल जो मासलेस है, इसके अंदर बोसोन्स के अंदर 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है आपकी जिनका मास नहीं है कुछ भी, मासलेस, है ना। दूसरी कैटेगरी क्या है आपकी, जिनका कुछ मास है, जिनका कुछ मास है। ठीक है, अब जो मासलेस हैं वो कौन कौन से हैं, वो 2 पार्टिकल हैं आपके पास, एक है फोटोन और दूसरा क्या है आपके पास, ग्रेविटोन, जो हमने एक्सचेंज पार्टिकल भी देखा था। ये किसके केस में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के केस में, और ये किसके केस में था, आपका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के केस में था। ये दोनों क्या थे आपके एक्सचेंज पार्टिकल, और दोनों के स्पिन, सपोज इसकी स्पिन क्या थी, 1 थी आपके पास,
और इसकी स्पिन क्या थी, 2 थी। दोनों ही पार्टिकल लेकिन कैसे हैं, मासलेस पार्टिकल हैं, ठीक है। तो मास के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इनको कहते हैं मिजॉन्स। मिजॉन्स। अब मिजॉन्स कितनी तरह के होते हैं, एक है हमारे पास ईटा मिजोन, जिसको आप डिनोट करते हैं इस तरह से, ईटा मिजोन। दूसरा है आपके पास के मिजोन कहते हैं, और तीसरा है आपके पास क्या, पाई मिजोन। ये सारे क्या है, ईटा जो है सिंगलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, के को आप कायोन्स भी कहते हैं, और ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डबलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और पाई जो है, पाई मिजोन तो हम देख ही चुके हैं, ये एक्सचेंज पार्टिकल भी था आपका किसके केस में, न्यूक्लियर इंटरेक्शन के केस में या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में, ये क्या था आपके पास, एक्सचेंज पार्टिकल था। तो ये क्या है आपके पास, पायोन्स है। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, ये क्या चीज बताती है आपको, ये बताती है मल्टीप्लिसिटी, कि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 है, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2, और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है आपके पास, 3। m की वैल्यू बताती है। m आगे यूज भी होगा आपका, वो देखेंगे कैसे यूज होने वाला है, बट फिलहाल के लिए ये आपके पास चला आ रहा है डिवीजन जो है किसके केस में, ये डिवीजन चल रहा था बोसोन का, बोसोन्स का, ठीक है। अब फर्मियोन्स का डिवीजन देखना है हमें। फर्मियोन्स का डिवीजन देखने के लिए क्या करें, नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। फर्मियोन्स से शुरू करेंगे हम लोग, फर्मियोन्स। अब फर्मियोन्स मेरे जो क्लियर है, जो बात हमें पहले से पता है वो एक बार लिख लेते हैं। क्या पता है, एक तो ये फॉलो करते हैं FD स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपके पास, FD स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ इनकी स्पिन कैसी रहती है, कुछ इस तरह से n+1/2 की फॉर्म में रहती है, बाई 2 रहता है, मतलब हाफ इंटीग्रल स्पिन रहती है आपकी, ठीक है। इसका डिवीजन जो है, सबसे पहला डिवीजन है, एक है लैप्टोन्स, और दूसरा जो है वो क्या है आपके, बैरियोन्स कहते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, लैप्टोन्स में और बैरियोन्स में क्या डिफरेंस है, इनकी स्पिन के बेसिस पे डिफरेंस है, खाली कुछ नहीं है। लैप्टोन्स और बैरियोन्स हैं आपके पास 2 पार्टिकल्स, ठीक है। इनकी स्पिन कैसी रहती है, हाफ रहती है। अब लैप्टोन्स के लिए एक अलग क्वांटम नंबर असाइन है, जिसको आप L से डिनोट करते हो, और इसकी वैल्यू 1 रहती है, कुछ लैप्टोन्स के लिए, ठीक है, लेट्स से 1 रहती है। और यहाँ पर जो क्वांटम नंबर असाइन है वो क्या असाइन है, बैरियन नंबर B इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैरियंस की बात करूंगी तो उनके लिए मेरे पास लैप्टोन्स नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। अगर मैं लैप्टोन्स की बात कर रही होंगी तो उस केस में मेरे पास बैरियन नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब लैप्टोन्स फर्दर कैटेगराइज्ड हैं, कैटेगराइज क्या है, कौन कौन से लैप्टोन्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, और क्या क्या है हमारे पास, म्यूऑन्स हैं, और म्यू है, और टाउ है। ये आपके पास क्या है, लैप्टोन्स है। इनके साथ ही, इन लैप्टोन्स के साथ इनके न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका न्यूट्रिनो पार्टिकल है म्यू ई, इसका न्यूट्रिनो पार्टिकल है म्यू, और इसका न्यूट्रिनो पार्टिकल है न्यू टाउ, ठीक है। ये 3 है आपके पास, टोटल मिला के कितने हुए आपके पास, 6 हो गए, 6 प्लस 6 एंटी लैप्टॉन्स भी हैं, इन्हीं के एंटी पार्टिकल्स। टोटल कितने लैप्टॉन्स हुए, 12 लैप्टॉन्स हैं आपके पास। ये बात क्लियर है, 12 लैप्टॉन्स हैं आपके पास इन टोटल। और दूसरी तरफ बैरियंस पे आते हैं तो बैरियंस में 2 कैटेगरीज हैं आपके पास, क्या क्या हैं 2 कैटेगरीज,
एक कैटेगरी को नाम देते हैं आप न्यूक्लियॉन्स का। न्यूक्लियंस आपको बहुत क्लियरली पता है कि न्यूक्लियंस क्या होते हैं, एक है न्यूट्रॉन और एक है प्रोटॉन। न्यूक्लियस में ऑब्वियसली दो है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये है आपके पास। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, हाइप्रोन्स। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं लैम्डा, सिग्मा, कास्केड और क्या आएगा, ओमेगा। ये ओमेगा है, लैम्डा, ओमेगा, सिग्मा और कास्केड, ये चार आते हैं आपके किसके अंदर, हाइप्रोन्स के केस के अंदर। ये चार किसके अंदर आते हैं, हाइप्रोन्स के केस के अंदर आते हैं, जिनमें से लैम्डा और ओमेगा जो है वो सिंगलेट बनाते हैं। लैम्डा और ओमेगा जो है आपके पास वो क्या बनाते हैं, सिंगलेट बनाते हैं। ये दोनों सिंगलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ये आपका किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपका एग्जिस्ट करता है डबलेट की फॉर्म में, और ये ट्रिपलेट की फॉर्म में, ट्रिपलेट की फॉर्म में। ऑब्वियसली डबलेट ट्रिपलेट हो गए, तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ आपके पास इस केस में, ये रिवर्स है। जो कास्केड है आपका, कास्केड है आपका, वो आपके पास किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डबलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये आपका ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, 1 हुई, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, 2, और इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, 3। तो ये खत्म होता है हमारा, ये खत्म होता है हमारा डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। एक बार क्विकली देख लें तो क्या था, स्पिन के बेसिस पे आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जिनकी इंटीग्रल स्पिन है, एक स्पिन हाफ वाले पार्टिकल। स्पिन फुल वाले जो इंटीग्रल स्पिन वाले हैं उन्हें बोसोन्स कहते हैं, और स्पिन हाफ वालों को आप कहते हैं फर्मियोन्स। पहले बोसोन्स का क्राइटेरिया देख लेते हैं। बोसोन्स फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है, वो पार्टिकल्स जो मासलेस हैं और वो पार्टिकल जिनका कुछ ना कुछ फाइनाइट मास है। तो मासलेस में कौन कौन आता है, फोटोन आता है और ग्रेविटोन आता है, जो एक्सचेंज पार्टिकल्स भी हैं आपके इंटरेक्शंस के लिए। यहाँ पर मिजोन्स जो मास वाले पार्टिकल हैं उन्हें आप मिजोन्स का नाम देते हैं, और 3 तरह के मिजोन्स एग्जिस्ट करते हैं, ईटा मिजोन, के मिजोन और पाई मिजोन। ठीक है, ये इनकी मल्टीप्लिसिटी है। जो ईटा मिजोन है वो सिंगलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, के मिजोन आपका डबलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और पाई मिजोन आपका किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रिपलेट की फॉर्म में। फर्दर हमने देखा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, फर्मियोन्स का क्लासिफिकेशन देखा। फर्मियोन्स का 2 क्लासिफिकेशन है, एक लैप्टोन्स और एक बैरियोन्स। लैप्टोन के लिए एक अलग क्वांटम नंबर असाइंड है जो कि L है, L की वैल्यू 1 रहती है फॉर दीज केसेस लैप्टोन्स के लिए। अगर एंटी लैप्टोन्स की बात करेंगे तो उसके लिए -1 हो जाएगी वही वैल्यू। फिर दूसरी कैटेगरी है बैरियोन्स। बैरियोन्स में क्या क्या है आपके पास, न्यूक्लियॉन्स है और हाइप्रोन्स है। न्यूक्लियॉन्स में तो ऑब्वियसली क्या है आपके पास, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। यहाँ पर क्या, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। यहाँ पर हाइप्रोन्स में क्या है, लैम्डा, ओमेगा, कास्केड और सिग्मा, ये 4 हैं आपके पास, ये 4 हैं आपके पास किसके, हाइप्रोन्स के टाइप। ठीक है, अब जो हम डिवीजन करने वाले हैं, अब जो डिवीजन करने वाले हैं वो क्या डिवीजन करने वाले हैं हम लोग, वो करेंगे हम लोग इंटरेक्शन के बेसिस पे डिवीजन, इंटरेक्शन के बेसिस पे डिवीजन। ठीक है, ये था किसके बेसिस पे, स्पिन के बेसिस पे। अब कर लेते हैं इंटरेक्शन के बेसिस पे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं हमारे पास। एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब जो डिवीजन करने वाले हैं वो किसके बेसिस पे करने वाले हैं, इंटरेक्शंस के बेसिस पे करने वाले, इंटरेक्शन के बेसिस पे करने वाले हैं। तो ये ब्रॉडर क्राइटेरिया है हमारा। ऐसे पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं और जो फॉलो करते हैं, मतलब वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, बट एक तो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें आप लैप्टॉन्स कहते हो, उन्हें आप लैप्टॉन्स कहते हो। डोंट थिंक कि यहाँ पर भी वही डिवीजन होने वाला है जो पिछले वाले केस में डिवीजन था, क्योंकि स्पिन के केसेस पे जो डिवीजन था वो अलग डिवीजन था, और यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो अलग डिवीजन होगा। तो यहाँ पर एक तो वो हैं जो किसको फॉलो नहीं करते, डू नॉट इन्वॉल्व
इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, उन पार्टिकल्स को आप कहते हैं लैप्टॉन्स। अब अगर कल को कोई आपको एक क्वेश्चन दे, क्वेश्चन में आप देखते हैं कि पूछे कि क्या ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या नहीं है, किसका एग्जाम्पल है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्या देखेंगे, अगर उसमें लैप्टॉन्स है या नहीं है। अगर लैप्टॉन्स हैं तो पहली और सीधी बात बहुत क्लियर है कि लैप्टॉन्स हैं तो वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती, क्योंकि लैप्टॉन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते आपके। दूसरी क्या है, आपके हेड्रोन्स। हेड्रोन्स, अब लैप्टॉन्स तो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से हैं लैप्टॉन्स आपके पास। लैप्टॉन्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, म्यू है और टाउ है आपके पास। इन्हीं के आपके न्यूट्रिनो पार्टिकल हैं, म्यू ई और म्यू टाउ, ये हैं आपके पास। प्लस एंटी लैप्टॉन्स है, ये तो आपको क्राइटेरिया ऑलरेडी पता है, एंटी लैप्टॉन्स भी हैं। ठीक है, अब बचा क्या है, हेड्रोन्स मेरे पास। हेड्रोन्स का क्लासिफिकेशन देखना है आपको। हेड्रोन्स के अंदर कौन कौन आते हैं आपके पास, हेड्रोन्स के अंदर आते हैं मेसॉन्स। हेड्रोन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके पास, मेसॉन्स और बेरियॉन्स। अब इनमें तो पता ही है आपको बेरियॉन कौन है और मेसॉन्स कौन है, आपको ऑलरेडी पता है, पहले भी क्लासिफिकेशन देखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले। मेसॉन्स में आपके 3 पार्टिकल हैं, ईटा मेसॉन है, और कौन सा मेसॉन है, के मेसॉन है, और क्या है आपके पास, पाई मेसॉन है। ये 3 आपके पास मेसॉन पार्टिकल है। और बेरियॉन के लिए भी आपने देखा है, बेरियॉन में क्या आते हैं आपके 2 तरह के डिवीजन होते हैं। एक डिवीजन है आपका न्यूक्लियॉन्स का, और एक डिवीजन है आपका किसका, जिसमें आपके 4 पार्टिकल्स आते हैं। उन पार्टिकल्स के लिए आप नाम यूज करते हैं हाइप्रोन्स। हाइप्रोन्स, ठीक है, ये हुआ आपके पास। इसके अंदर कौन कौन है ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम पहले ही इसका क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, एन और पी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑब्वियसली न्यूक्लियॉन के अंदर है ना। हाइप्रोन्स में आपके कौन कौन से आते हैं, लैम्डा आता है, ओमेगा आता है, सिग्मा आता है, कास्केड आता है, और क्या आता है आपके पास, सिग्मा आता है। ये 4 हैं आपके हाइप्रोन्स के अंदर। तो अगर देखा जाए तो इस बेसिस पे एलिमेंट्री पार्टिकल को अगर इंटरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो ये ब्रॉडर क्राइटेरिया है। ये मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है ये ऑलरेडी सिंगलेट डबलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये सिंगलेट है, दोबारा लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। ये डबलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये करता है आपका ट्रिपलेट की फॉर्म में। ठीक है, यहां तक हमारा क्लासिफिकेशन होता है कंप्लीट। यहां तक हमारा क्लासिफिकेशन होता है कंप्लीट। ठीक है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब अगला काम क्या है मेरा, अगला काम मेरे को ये करना है, मुझे देखना है कंजर्वेशन लॉ। सपोज मुझे एक डी के रिएक्शन दी है या मुझे कोई भी एक रिएक्शन दी है, वो मुझसे पूछ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो मुझे पता तो हो पहले कि कौन सी इंटरेक्शन में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, कौन सी इंटरेक्शन में कौन सा क्वांटम नंबर आपका कंजर्व रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कंजर्व रहती हैं आपकी रिस्पेक्टिव इंटरेक्शन में। जैसे हमारे पास 4 इंटरेक्शंस हैं, तो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या कंजर्व रहता है, वीक के केस में क्या कंजर्व रहता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में क्या कंजर्व रहता है। पहले ये पता हो तभी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी इंटरेक्शन है हमारे पास। तो कंजर्वेशन लॉज लिख लेते हैं ज़रा, कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज अब कंजर्वेशन लॉ क्या कहते हैं, आपके 2 तरह के कंजर्वेशन लॉ हैं। एक तो जो डेफिनेटली फॉलो होने ही होने हैं, मतलब उनको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल जब रिएक्शन लिखते थे उसमें आप एनर्जी को देखते थे और मोमेंटम को देखते थे कि ये दोनों चीज़ें तो मेरे पास कंजर्व रहनी ही चाहिए, बाकी की चीज़ें हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 2 तरह के कंजर्वेशन लॉज, एक वो जो फुलफिल होने ही है, दूसरे में हम अप्रॉक्सीमेट नाम देंगे कि वो चेंज कर सकते हैं। अगर कंजर्व होंगे तो ये वाली इंटरेक्शन होगी, बट दीज आर बेसिक कंजर्वेशन लॉ कि ये चारों के चारों इंटरेक्शन के लिए फॉलो होते हैं,
followed in all 4 interactions। ठीक है, समझ आती है बात। सबसे पहला कौन सा होना चाहिए मेरे पास? मास का होना चाहिए या फिर एनर्जी का होना चाहिए, है ना। सबसे पहला कंजर्वेशन किसका होना चाहिए मेरे पास? मास का होना चाहिए। मास लिख लेते हैं, चलिए मास लिखिए, एनर्जी लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, समझ आती है, मास एनर्जी का होना चाहिए कंजर्वेशन। दूसरा कौन सा होना चाहिए मेरे पास? दूसरा मेरे पास होना चाहिए चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन मतलब कोई भी इंटरेक्शन हो मेरे पास चार्ज कंजर्व रहना ही चाहिए। सबसे एलिमेंट्री टू हैपन ए रिएक्शन एटलीस्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होनी चाहिए, वो सब तो बात की बातें हैं। रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं भी, पहले वो तो डिसाइड हो, और वो डिसाइड होगा इन कंजर्वेशन लॉज के बेसिस पे कि अगर ये फुलफिल हो रहे हैं तो ही हम सोचेंगे पॉसिबिलिटी कि ये किस कैटेगरी में रखी जानी चाहिए। अगर ये वाले कंजर्वेशन लॉज फॉलो नहीं हो रहे हैं आपके पास, तो वो किसी भी कैटेगरी में नहीं रखी जा सकती। इन कैटेगरीज के लिए आप रिएक्शन को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी एक लॉ फुलफिल नहीं होता है तो आपके पास क्या कहेंगे? सिंपली कि वो रिएक्शन ही मेरी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये वाला इंटरेक्शन नहीं हो रहा या वो वाला इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वहां तक की तो बात ही नहीं पहुंची अभी। तो सबसे पहले और कौन सा है आपके पास? लेप्टॉन्स नंबर कंजर्वेशन। तीसरा क्या है आपके पास? लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। लेप्टॉन्स नंबर कंजर्वेशन। इसको आप डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं एल से। तो एक रिएक्शन में थ्रू आउट आपका लेप्टॉन्स कैसे रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। सिमिलर ग्राउंड पे आपका बेरियन नंबर भी है। क्या है? बेरियन नंबर, बेरियंस नंबर। अब ये बेरियंस नंबर जो है उसको डिनोट करते हैं बी से। ये भी फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन कैसा रहना चाहिए? मेरे पास कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर एक रिएक्शन होनी है तो फॉर एग्जांपल एक कंसीडर कर लेते हैं, जैसे आप चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, या फिर एनर्जी की बात कर रहे हैं। उस केस में इलेक्ट्रॉन आपका डीके हो गया, लेट्स से इस केस में यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि चार्ज कंजर्वेशन वायलेशन कैसे होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, पहली और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी रिएक्शन के लिए एक हैवी पार्टिकल लाइटर पार्टिकल्स में डीके होता है। एक हैवी पार्टिकल लाइटर पार्टिकल्स में डीके होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि छोटा जो पार्टिकल है डीके होके 2-3 अलग अलग पार्टिकल बना दे और उनमें से एक बड़े मास का भी हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डीके होगा लाइटर पार्टिकल्स में। अब लाइटर पार्टिकल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आपके इसके जो न्यूट्रिनो थे, लेट्स से गामा भी कुछ एनर्जी निकली है, इनमें डीके हुआ है आपका। इनमें क्या हो गया? डीके हो गया मेरा। अब क्या हुआ? चार्ज कंजर्वेशन चेक किया जाए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास एनर्जी लॉ के बेसिस पे, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो डीके हो गया लाइटर पार्टिकल्स में डीके हो गया। बट मेरा चार्ज कंजर्वेशन कहता है कि इस केस में क्यू आई जो कि -1 है, यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव हैं। क्यू आई और क्यू एफ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। किस बेसिस पे? चार्ज कंजर्वेशन के बेसिस पे। नेट में भी सीधा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो चार्ज कंजर्वेशन को देख के ही आइडेंटिफाई करना था कि ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वो वाला क्वेश्चन भी हम लोग स्टडी करेंगे, बट फिलहाल के लिए चार्ज कंजर्वेशन के बेसिस पे क्यू आई क्यू एफ के इक्वल नहीं है, उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? इस रिएक्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बात समझ आ गई। अब न्यूट्रॉन का लेप्टॉन नंबर का एक केस कंसीडर करते हैं। लेप्टॉन नंबर के केस में क्या होता है?
अक्सर कहा जाता है कि न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो इसको क्या करें कि जो प्रोटॉन है उसमें और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाए, मतलब दो पार्टिकल बन जाए। चार्ज तो मेरा कंजर्व है, चार्ज मेरा कंजर्व है। अब बात आती है इसकी स्टेबिलिटी की, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अब इस केस में देखिए लैप्टॉन नंबर्स किस किस के लिए +1 होगा, जो लैप्टॉन्स हैं उनके लिए +1 होगा, जो एंटी लैप्टॉन्स हैं उनके लिए क्या होगा, -1 होगा। अब मेरे पास एक ही लैप्टॉन है, ये क्या हुआ मेरे पास, ये लैप्टॉन है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 0, 0 + 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 है, यानी कि दोनों साइड का लैप्टॉन नंबर क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि Li इज नॉट इक्वल टू Lf। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन जो है मेरा वो स्टेबल है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो डिवाइड हो जाए प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ऐसा नहीं कह सकते आप, ठीक है। इस तरह से काम चलेगा आपका। इन बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका न्यूट्रॉन जो है वो कैसा है, स्टेबल पार्टिकल है। यहाँ तक बात ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेटली कंजर्वेशन लॉज की बात करेंगे, क्या क्या है कंजर्वेशन लॉज वो भी देखेंगे। अब आते हैं अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज पे। अप्रॉक्सीमेट मतलब जो कुछ में फॉलो होते हैं, कुछ में नहीं होते। डिपेंडिंग ऑन दीज आप चेक करते हैं कि कौन सी इंटरेक्शन है मेरी। पिछले वाले तो सब में होते हैं, कोई भी इंटरेक्शन हो, चारों की चारों इंटरेक्शन में वो होने ज़रूरी हैं। अब इन इंटरेक्शंस के बेसिस पे, इन कंजर्वेशन लॉज के बेसिस पे आप चेक करेंगे कि मेरी इंटरेक्शन स्ट्रांग है या वीक है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, किस कैटेगरी में आते हैं वो देखने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज में सबसे पहला है आपके पास आइसोस्पिन। इसके लिए जो नंबर डिसाइड है, क्वांटम नंबर, वो डिसाइडेड है आई। अब आई की वैल्यू आप या तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो मल्टीप्लिसिटी से भी निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी से अगर रिलेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, जो m होता है आपका, मल्टीप्लिसिटी होती है वो 2i + 1 होती है, 2i + 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल पाइमिजोन्स की बात करें, पाइमिजोन्स थे हमारे पास। पाइमिजोन हमारे ट्रिपलेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिसिटी क्या है इसकी 3 मल्टीप्लिसिटी है। तो यहां से आप i की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2i + 1 के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। यहां से i की वैल्यू निकालेंगे तो 2i विल बी इक्वल टू 2 और i क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पाइमिजोन के लिए आपका आइसोस्पिन कितना हुआ, आपके पास i = 1 हो गया, ठीक है। तो ये आइसोस्पिन इंटरेक्शन जो है, आइसोस्पिन क्वांटम नंबर आपका किस किस केस में कंजर्व रहता है, वो एक बार देख लेते हैं। आइसोस्पिन आपका कंजर्व रहता है, इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें मेरा आइसोस्पिन कंजर्व होगा, मैं देखते ही समझ जाऊंगी कि ये मेरी कैसी रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। क्योंकि ये वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में ये कंजर्व नहीं रहता।
सिर्फ इस केस में ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो मेरे पास अगर 3-4 रिएक्शन दिए हैं, सपोज एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है 2-3 रिएक्शन दी हैं आपको, उनमें से आइडेंटिफाई को करने को कहता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सी है। तो सीधा सीधा तरीका है, आप आई की वैल्यू को चेक करिए। आई की वैल्यू जिसमें कंजर्व होगी वो डेफिनेटली आपकी क्या होने वाली है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने वाली है। ठीक है, दूसरा अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज क्या है, दूसरा है मेरे पास आइसोस्पिन का ही प्रोजेक्शन। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको नाम देते हैं आप I3 से, जिसको नाम देते हैं आप I3 से। ठीक है, ये कंजर्व रहना चाहिए। किस केस में कंजर्व रहता है, किस केस में कंजर्व रहता है, ये आपका रहता है स्ट्रॉन्ग के केस में कंजर्व, ये रहता है स्ट्रॉन्ग में केस में कंजर्व, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंजर्व। वीक में ये कंजर्व नहीं रहता, वीक में ये कंजर्व नहीं रहता। अभी तक हमने 2 पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस है मेरा, मैंने सबसे पहले चेक किया किसको, सबसे पहले मैंने चेक किया आई को। एक इक्वेशन दी थी उसमें डेल्टा आई नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने इक्वेशन को चेक किया और पाया कि डेल्टा आई नॉट इक्वल टू 0 है। तो मेरे पास 2 केसेस हो सकते हैं, 2 केसेस हो सकते हैं। या तो वो क्या हो सकती है, मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है, या फिर मेरे पास क्या हो सकती है, वीक इंटरेक्शन हो सकती है। अब ये 2 पॉसिबिलिटीज थी। अब इन दोनों को कैसे चेक किया जाए, इन दोनों को चेक करने का तरीका है I3 से चेक करने का। आप चेक करिए डेल्टा I3। अगर डेल्टा I3 मेरा 0 के इक्वल आ जाता है तो मेरी कैसी इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। अगर डेल्टा I3 भी मेरा 0 के इक्वल नहीं आता है तो मेरी इंटरेक्शन कैसी होने वाली है, वीक होने वाली है। यानी कि अगर एक रिएक्शन दे रखी है आपको, उसमें I भी, डेल्टा I भी 0 नहीं आ रहा और डेल्टा I3 भी 0 नहीं आ रहा, तो आपकी इंटरेक्शन डेफिनेटली कैसी होने वाली है, वीक इंटरेक्शन होने वाली है। ये वाली बात क्लियर है। अब देखिए, एक बार देख लेते हैं पाइमिजोन से। सपोज पिछले केस में भी हमने पाइमिजोन का ही एग्जाम्पल कंसीडर किया था। पाइमिजोन है, ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने निकाली थी मल्टीप्लिसिटी को यूज करके आई की वैल्यू, आई की वैल्यू। अब जो ट्रिपलेट है वो क्या क्या है, क्या क्या है, पाई माइनस है, पाई नोट है, और क्या है आपके पास, पाई प्लस है। ठीक है, तो ये तीनों आपके कैसे थे, ट्रिपलेट थे। इनके लिए अगर बात करी जाए, इनके लिए बात करी जाए तो आपके पास आइसोस्पिन क्या होती है, इनकी 1 होती है। अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी और 0 आ जाएगी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे एक और कंजर्वेशन से, वो क्या है आपके पास, स्ट्रेंजनेस। ये हुआ आइसोस्पिन। अब आते हैं स्ट्रेंजनेस पे। स्ट्रेंजनेस पे स्ट्रेंजनेस पे अब स्ट्रेंजनेस क्यों है, कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनको आप स्ट्रेंज पार्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं उन्हें स्ट्रेंज पार्टिकल, क्यों कहते हैं उन्हें स्ट्रेंज पार्टिकल, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस होते हैं वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और डीके किसके थ्रू होते हैं, डीके होते हैं वाया वीक इंटरेक्शन। मतलब ऐसे पार्टिकल जिनका प्रोडक्शन वे अलग है और डीके होने का तरीका अलग है, उन पार्टिकल्स को आप पुट करते हैं किसकी कैटेगरी में, स्ट्रेंज पार्टिकल्स की कैटेगरी में। और उन्हीं के लिए जो नंबर असाइन है वो नंबर क्या असाइन है आपको, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर असाइन है। इनके लिए आपको नंबर असाइन है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर मेरा कंजर्व हो रहा है
स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर मेरा कंजर्व हो रहा है, तो उस केस में आपकी इंटरेक्शन कौन सी हो सकती है? अगर स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कंजर्व हो रहा है तो मेरी रिएक्शन जो हो सकती है, किस किस केसेस में मेरा स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कंजर्व रहता है, आप डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। और ये कैसा होता है नेचर में? एडिटिव होता है। एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब इफ यू हैव टू पार्टिकल्स जिनका एक का S1 है दूसरे का S2 है, तो इट विल बी ऐड। अगर आपको ओवरऑल निकालना है तो S1 प्लस S2 से निकलेगा, ठीक है। तो ये किस किस केस में कंजर्व रहता है? एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में कंजर्व रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रहता है, वीक में नहीं होता। अगर आपने रियलाइज किया हो, आइसोस्पिन, I3, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, ये तीनों के तीनों ही आपके पास वीक इंटरेक्शन के केस में नहीं होते, वीक इंटरेक्शन के केस में नहीं होते। तो सीधा सीधा कोई भी एक क्वांटम नंबर चेक करिए, अगर नहीं हो रहा है तो पक्का वीक इंटरेक्शन तो नहीं है। कोई भी एक अगर नहीं हो रहा है तो वीक इंटरेक्शन तो नहीं हो सकती। इनमें से कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, और चेक करने के लिए आप क्या चेक कर सकते हैं? I3 चेक कर सकते, आइसोस्पिन चेक कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग में आपकी कंजर्व रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और वीक में वो कैसी रहती है? आपकी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। ये थे आपके कुछ कंजर्वेशन लॉज। अब इनके बेसिस पे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं। क्या क्या है क्वेश्चन पेपर, वो एक्चुअली देख लेते हैं। चलिए, आपको प्रोसेस दे रखी हैं, 4 प्रोसेस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, फोर processes are given, है ना। 4 प्रोसेस गिवन है आपको। तो इस केस में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं। पहली प्रोसेस है, प्रोटॉन आपका डीके हो रहा है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में। पहली प्रोसेस है, प्रोटॉन आपका डीके हो रहा है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में, ठीक है। ये कह रहा है आपका। दूसरी प्रोसेस क्या है? दूसरी प्रोसेस है आपकी लैम्डा इज डिकेइंग इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ये पॉजिटिव है। लैम्डा इज डिकेइंग इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। दूसरी प्रोसेस ये है। थर्ड प्रोसेस क्या है आपकी, और फोर्थ प्रोसेस क्या है? फोर्थ प्रोसेस कहती है कि थर्ड है पाई मेसॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में। पाई मेसॉन आपका डीके हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन क्या है आपकी? फोर्थ रिएक्शन कहती है पाई 0 डीके हो रहा है एनर्जी में। अब क्वेश्चन का पूछा क्या है? आउट ऑफ above 4 which of the following are not possible? अब ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ए, लेट्स से सेकंड ओनली। ऑप्शन है बी, इसमें मान लीजिए बी क्या गिवन है आपको? सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। सी क्या दे रखा है आपको? लेट्स से सेकंड एंड थर्ड। और डी दे रखा है आपको, डी क्या दे रखा है आपको? फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक बार एनालाइज कर लेते हैं, क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, एक बार वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम जरा यहां लिखते हैं इसका।
ज़्यादा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, पहली रिएक्शन देखिए। पहली रिएक्शन में चार्ज तो कंजर्व है, सिंस प्रोटॉन पे मेरा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन का भी पॉजिटिव है, आपके पास एंटी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रिनो है। दूसरा, अच्छा जब भी आप रिएक्शन देखते हैं सबसे पहला जो तरीका है देखने का वो चेक करिए जो कंजर्वेशन लॉज होने ही होने हैं, जो होने ही होने हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट विद एनर्जी, फिर आप चेक करिए उसका चार्ज कंजर्व है या नहीं, फिर लैप्टॉन्स नंबर चेक करिए, फिर आप चेक करिए बैरियंस नंबर, यहाँ से शुरू करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। हो सकता है कोई कोई रिएक्शन ऐसी है जो पहले ही केस में फुलफिल नहीं होती, जैसे यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पर देखिए ये गया इनके अंदर। अब दूसरी जो केस है मेरे पास, दूसरा जो केस है मेरे पास, प्रोटॉन को मैं जो कह रही हूँ, प्रोटॉन मेरा किस में गया, N प्लस ई प्लस प्लस म्यू ई, ये डीके कह रहा है। इस केस में चार्ज तो मेरा कंजर्व है, चार्ज मेरा कंजर्व है। क्या कंजर्व नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मास। मास ऑफ प्रोटॉन जो है कम है मास ऑफ न्यूट्रॉन से, और हमने शुरू में ही ये बात कही थी कि कोई भी डीके प्रोसेस जो होगी हैवी मास टू लाइटर मास पे होगी, लाइटर टू हैवी नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगा। तो इस बेसिस पे ये वाली रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन नंबर 2 चेक करते हैं, रिएक्शन नंबर 2 चेक करते हैं। रिएक्शन नंबर 2 चेक करें, ये लैम्डा 0 है क्योंकि ये लैम्डा 0 है आपका। रिएक्शन नंबर 2 में ये फर्स्ट थी जो कि अलाउड नहीं है, दूसरी लैम्डा 0 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। इस केस में मेरा चार्ज कंजर्व नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है कि चार्ज जो है यानी कि Q डेल्टा Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये वाली रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब बाकी की रिएक्शन जो होंगी वो पॉसिबल होंगी। तो मुझे ऑप्शन में पहले ही ये वाला ऑप्शन मिल गया कि मेरा फर्स्ट और सेकंड जिसमें दे रखा है ये दोनों मेरी रिएक्शन कैसी है, पॉसिबल नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन अगर देखा जाए तो मेरी ये दोनों रिएक्शन कैसी है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका a beam of pions is incident on a proton target। क्वेश्चन लिखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल कंजर्वेशन लो है। ए बीम ऑफ pions is targeted on a beam of pions is incident on a proton target, on a proton टारगेट। और क्या होता है उसके बाद, गिविंग राइज टू द प्रोसेस, गिविंग राइज टू द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, क्या किया आपने, पायोन को प्रोटॉन पे हिट किया, न्यूट्रॉन बन रहा है और मेरे 2 पायोन्स बन रहे हैं। पायोन्स पे को आपने प्रोटॉन पे हिट किया और आपका बन रहा है न्यूट्रॉन प्लस 2 पायोन्स। ठीक है, ये रिएक्शन है। आपको इनको बताना क्या है, इसके लिए बताना बेसिकली ये है कि आइसोस्पिन क्या होगी मेरी, टोटल आइसोस्पिन क्या होगी मेरी, और I3 क्या होगा। I बताना है और I3 बताना है। पहले पूरा क्वेश्चन लिख देती हूं मैं। अज्यूमिंग the decay process, the decay happens
थ्रू ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सब मतलब समझिएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दी है तो आई भी कंजर्व रहेगा और I3 भी कंजर्व रहेगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू। टोटल आइसोस्पिन पूछी है आपसे, टोटल आइसोस्पिन पूछी है आपसे कि क्या होगी। टोटल आइसोस्पिन ऑफ डीके प्रोडक्ट्स। अब देख लीजिए कितनी होगी। डीके में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? डीके में प्रोडक्ट्स हैं आपके, एक है सॉल्यूशन, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। डीके में क्या क्या है आपके पास? न्यूट्रॉन है, प्लस पाई प्लस है, और प्लस क्या है आपके पास? फिर से पाई प्लस है। अब आइसोस्पिन हमने देखी थी कि पाई मेसोन्स के लिए मेरे पास जो आइसोस्पिन है आई की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। और इसके लिए न्यूट्रॉन के लिए मेरी आइसोस्पिन की वैल्यू है, न्यूट्रॉन के लिए, न्यूक्लियॉन्स के लिए मेरे पास जो आइसोस्पिन की वैल्यू है वो है 1/2। कुछ नहीं, आपको सिंपली एडिशन करना है और बताना है, सिंपली एडिशन करना है और बताना है। इसके लिए आपकी क्या हुई? 1/2। इसके लिए क्या हुई? 1 हुई, प्लस 1 हुई, यानी कि आपकी कितनी आ जानी चाहिए? 5/2 आ जानी चाहिए, 5/2 आ जानी चाहिए। चेक भी कर सकते हैं आप, चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई है? ये आपकी क्या आ गई है? बेसिकली आई की वैल्यू आ गई है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे I3 भी पूछ लेता, अगर इस क्वेश्चन में आपसे I3 भी पूछ लेता, यहाँ पर लिखा है मैंने टोटल आइसोस्पिन बताइए, टोटल आइसोस्पिन बताइए, लेट्स से मैं कह रही हूँ I3 भी पूछ लेता, तो I3 कैसे निकालते आप? I3 निकालने के लिए I3 की वैल्यू फॉर न्यूट्रॉन कितनी होती है और पाई प्लस कितनी होती है? पाई प्लस के लिए तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, इसकी वैल्यू होती है -1/2। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐड करना है। डी के प्रोडक्ट्स का ही तो निकालना है हमें। डी के प्रोडक्ट्स के लिए क्या हो जाएगी? डी के प्रोडक्ट्स के लिए मेरी हो जाने वाली है -1/2 + 1 विच इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगी। इतने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पेपर में। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था आपका। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? लेट मी सी। आपको दे रखा है एक रिएक्शन दे रखी है आपको, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3। आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन ड्यूट्रॉन जो है आपका, 2 ड्यूट्रॉन मिलके आपके बना रहे हैं हीलियम प्लस पाई नॉट। ठीक है, कैन नॉट प्रोसीड, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं पूरा, कैन नॉट प्रोसीड वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन because it violates the following, the conservation of ऑप्शंस दिए हैं आपको। ए एंगुलर मोमेंटम, बी दिया है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज,
ई दिया है आपको बेरियन नंबर, और डी दिया है आपको आइसोस्पिन। अब अगर आपको सीधा सीधा लॉजिक ध्यान है, हमने कहा था जो अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज पढ़ने शुरू किए थे हमने, उसमें सबसे पहली बात हमने की थी आइसोस्पिन के कंजर्वेशन की। जो आइसोस्पिन है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में कंजर्व रहती है। यानी कि इसने कहा है कि प्रोसेस तो पॉसिबल है, प्रोसेस पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह रहा कि प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, कह रहा प्रोसेस किसके थ्रू नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू नहीं हो सकती। किसके थ्रू नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू नहीं हो सकती। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू नहीं हो सकती इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो कंजर्व नहीं रहेगी। अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या कंजर्व नहीं रहता, मेरा आइसोस्पिन कंजर्व नहीं रहता, आइसोस्पिन नहीं कंजर्व रहता, तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा आप डी मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं, चार्ज को चेक कर लीजिए, चार्ज क्या है, चार्ज कंजर्व है, यहाँ पर चार्ज में कुछ इशू नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज को तो फॉलो कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, उसने ये नहीं लिखा कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं लिखा। उसने लिखा है ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, कौन सा मेरे पास फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा आइसोस्पिन। ठीक है, इसके साथ ही आप और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं आपके वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिनमें पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, और सिमिलर ग्राउंड पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही हम आज पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर करेंगे क्लोज। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उद्गम सीरीज का अगला लेक्चर फॉरवर्ड करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट जो भी होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू एवरीवन।